अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वाइज। मैं हूं सैयद रज़ी। नाजरीन, पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से एक आम आदमी खासा परेशान दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात की जाए तो उनमें होश रुबा इजाफा किया गया है और ख़ास तौर पर जो उसमें टैक्सेस हैं और ख़ास तौर पर जो लेवी टैक्स है वो खासा बढ़ चुका है और उसकी वजह से आवाम जो है वो खासी सफ़र कर रही है। इसके अलावा बिजली के बिलों की अगर बात की जाए तो वो खासे भारी भरकम बिल अब आवाम को मिल रहे हैं और उनमें फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो भी इजाफा कर दिया गया उनका। इसके अलावा गैस आवाम को दस्तयाब नहीं है, लेकिन उसके निर्खों में भी इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है बड़ा परेशान इस वक्त दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर अब बजट से पहले जो है वो नए टैक्सेस की बाज़गश भी है, जिसकी वजह से जो है वो सूरत हाल जो है इससे भी ख़राब होती हुई जो है नज़र आ रही है। इसके अलावा हुकूमत का ये मौक़िफ़ ये है कि जो इस वक्त आलमी सूरत हाल है उसकी वजह से ये तमाम तर महंगाई जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है आवाम को। ख़ास तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं आलमी सतह पर ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बाद, उसकी वजह से जो है वो ये सूरत हाल जो है इसका सामना करना पड़ रहा है आवाम को। लेकिन नाज़रीन, दुनिया के दीगर ममालिक भी हैं। ख़ास तौर पर अगर एशिया की बात की जाए तो ख़ित्ते में भारत भी है, बांग्लादेश भी है। हमने देखा कि वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस तरह इजाफा नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और फिर लेवी टैक्स जो उसमें इजाफा किया गया, क्या ये नागुज़ीर था इतना ज़्यादा लेवी टैक्स जो उसमें बढ़ा दिया गया है? और इसके अलावा आवाम क्या सोच रहे हैं, आवाम की क्या तवक्कुआत हैं आने वाले बजट से, इसी हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, हमारे मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं सनाउल्लाह ख़ान, माशी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा नासिर जमाल साहब हैं, डॉन अखबार ब्यूरो चीफ़ जो हैं वो लाहौर के हैं। इसके अलावा डॉक्टर साजिद अमीन है, माहिर मौशियात, आप SDPI में डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है माशी उमूर पर। ज़रा ये बताइए कि इस वक्त पेट्रोल पर कितनी लेवी जो है वो हुकूमत वसूल कर रही है और इस वक्त जो स्ट्रक्चर है उसका वो क्या है? क्या देखिए, जो IMF से इनकी कमिटमेंट है वो तो है डीज़ल और पेट्रोल पे, और जो बाकी प्रोडक्ट है 80 रुपये पर लीटर। बाकी चीज़ें उसमें आपको पता है अलहदा है, क्लाइमेट लेवी भी है, कस्टम ड्यूटी भी है 24 रुपये पर लीटर। अब उसको मैनेज करने के लिए डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डीज़ल की प्राइस ज़्यादा है तो डीज़ल पर कम है और पेट्रोल पर इस वक्त मेरे ख्याल में 120 रुपये से ज़्यादा है, तो ओवरऑल दोनों प्रोडक्ट को मिला के 160 रुपये है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ पर अगर कंजम्पशन ट्रेंड देखें, पाकिस्तान में जो कंजम्पशन है उसमें 60 to 70% आपका पेट्रोल यूज़ होता है, बाकी डीज़ल है। तो अगर आप पेट्रोल पर ज़्यादा लेवी लगा रहे हैं तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप रिकवरी ज़्यादा करना चाह रहे हैं। आपने जो आपके जो शॉर्टफॉल आ रहे हैं रेवेन्यू साइड पे, उनको भी लेवी के ज़रिए पूरा करना चाह रहे हैं। और ये जो दावे किए जाते रहे हैं पिछले 1-1.5-2 माह के दौरान, 28 फरवरी की जंग के बाद जी हमने बड़ी ऑस्टेरिटी की है, हमने 129 अरब रुपए सब्सिडी दे दी है, हमने ये कर दिया है, वो कहीं भी नज़र आ रहा है। टोटल पास ऑन हुआ है, जो भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस में तब्दीली आई है वो पास ऑन की गई है पब्लिक को। और जुल्म तो यहाँ तक किया गया है, जो पुराने स्टॉक्स थे वो भी नई प्राइस पे, जब पहली दफ़ा प्राइस बढ़ाई थी आपको याद हो, जब जंग के 1 हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद 50 रुपये एकदम बढ़ाए गए थे, तो उस वक्त वो क्योंकि 30 दिन के आपके पास 28 से 30 दिन के स्टॉक्स हैं, वो पुरानी इंपोर्ट की प्राइस के भी नई प्राइस पे बेचे गए। तो वहाँ भी, और उस पर भी अब ये कहा जा रहा है कि जी वो FIA से और IB से उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है कि कितना बेनिफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने या रिफाइनरीज ने कमाया है। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन मसला ये है कि जब आपको पता है कि आप एक मेडिएशन में फंसे हुए हैं और आपकी सिचुएशन, आप IMF प्रोग्राम में भी हैं और आप ये भी दावा कर रहे हैं कि जी हम तो बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों में कंट्राडिक्शन कहाँ नज़र आती है? पाकिस्तान का अगर 20-25 साल का 30 साल का मसला देखें तो प्रॉब्लम हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला आता है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। और लेकिन इस तमाम सूरत हाल में, और एक डॉलर आपको जाके IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, दोस्त ममालिक के पास, कभी सऊदी अरब के पास, कभी चीन के पास, कभी किसके पास जाके, आपके मुल्क के जो हेड ऑफ स्टेट हैं जाके उनको मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी स्ट्रेटजी देखें तो वो बिल्कुल उससे कंट्रास्ट नज़र आती है। अभी इस सूरत हाल में भी जर्मनी से लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, के जजेस के लिए। आप अंदाज़ा ये करें कि हमारे मुल्क की जो एलीट है वो लोकल गाड़ियों में बैठने के लिए तैयार नहीं है। और
बहुत सारे अब तो फिगर सामने आ गए हैं, पार्लियामेंट में आए हैं। 85,000 पूल की गाड़ियां हैं सरकारी, 85,000, आप अंदाज़ा करें। और ये आपका अगर इंपोर्ट का बिल देखें, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम रिज़र्व का है, आप इंपोर्ट के अगर फिगर देखें तो आप 6 से 7 बिलियन डॉलर की आपकी जो ये ऑटो सेक्टर की हैं वो इंपोर्ट हैं, 6 से 7 बिलियन डॉलर की। आपकी फूड की जो इंपोर्ट हैं वो 16 से 18 बिलियन डॉलर की हैं। और आप ये जो 16-18 बिलियन डॉलर फूड की इंपोर्ट हैं, आप यूरोप के किसानों को, आप सिंगापुर के किसानों को, आप श्रीलंका के किसानों को, आप अमेरिका के किसानों को, आप जनाब यूक्रेन के किसानों को ये डॉलर दे रहे हैं आप उधार लेके। आप अपने किसानों को 1 रुपया देने को तैयार नहीं है, ना उनको 1 पैसे की सब्सिडी, बल्कि उनको जो एग्रीकल्चर लोन दिया जा रहा है, आप हैरान होंगे, वो 16 से 20% इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो आप किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करेंगे जो 30 साल से आप 35 साल से एक सर्कल में फंसे हुए हैं, जिसको डेट ट्रैप कहते हैं, आप उससे निकलना ही नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदेदार हैं, मुल्क के जितने जजेस हैं, वो चाहते हैं कि जर्मन और जापानीज़ इंपोर्टेड गाड़ियाँ वो यूज़ करें, और जो कीमती ज़र मुबादला है जो आपने इंपोर्ट करना है, जो आपने लोन लेना है, भीख मांगनी है लोगों से, आपने उस पैसे से, उस कर्ज़ के पैसे से, और उसके बदले जो भी आपके ऊपर बोझ आएगा वो फिर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डालना है। आपको यहाँ स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत है। आप इस बारे में अगर 1 या 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर देखें, क्योंकि वहाँ उन्होंने 28 फरवरी के बाद अगर 95 रुपये लीटर वहाँ पेट्रोल था 28 फरवरी को, तो आज भी 95 रुपये है। ये और बात है कि उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 700 बिलियन डॉलर के करीब है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो स्ट्रेटजी अनाउंस की है, वहाँ पर सोना इंपोर्ट हो, जो इंडियन सोना इंपोर्ट करते हैं, लास्ट ईयर उन्होंने 72 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया भारतीयों ने। उन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे कि जी आप सोना इंपोर्ट करना बंद कर दें ताकि हमारा डॉलर बचे। भारत में कोई इंपोर्टेड गाड़ी, कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई भी है, चाहे वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, कोई अदालत का जज है, कोई वजीर है, कोई भी इंपोर्टेड गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरीके से आपको कौमें बचानी है और आपने कौम को प्रेशर से बचाना है। लेकिन यहाँ तो जो भी प्रेशर आता है आप शिफ्ट कर देते हैं पाकिस्तान की आवाम पर, और अब इतना शिफ्ट कर दिया गया है, वो शिफ्ट कर दिया जाता है। सनाउल्लाह जी जी बिल्कुल, मैं बल्कि एक सख्त बात कर दूं अगर इजाज़त हो तो। जी जी करें। इजाज़त हो, नासिर की भी इजाज़त हो, आपकी इजाज़त हो, क्योंकि आजकल ये बातें चलनी नहीं है। अगर आप इनकलाब ईरान को देखें, और जो 14वें उनके किंग थे, और वो एक पैलेस बना रहे थे जो इस्लामाबाद, आधे इस्लामाबाद के बराबर था, जो आज भी मौजूद है, तो उस पैलेस को बनाने के लिए उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, और वो आखिरी इनकलाब की वजह बनी थी। तो इस वक्त तो FBI भी क्या कर रहा है, इसको डकैती कहते हैं, मैं इसको जो PDL है ना, ये डकैती है। इसके अलावा FBI क्या कर रहा है? FBI ये करता है कि नोटिस देता है और किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्द के अकाउंट से पैसे ज़बरदस्ती जो है उसको डकैती कर लेता है। ये तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है। उसके बावजूद आपके रेवेन्यू पूरे नहीं हो रहे, और उस सारी अपनी नाकामी का बोझ जो है पाकिस्तान की आवाम पर डाल देते हैं। और पाकिस्तान की आवाम की ये हालत हो गई है, वर्ल्ड बैंक तो कहता है 45% आप दे बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, और ये साल पहले उन्होंने कहा है। इस साल के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बाद तो आपकी जो पॉवर्टी, बिलो दी पॉवर्टी लाइन लोग गए होंगे। मैं तो बल्कि समझता हूँ गुर्बत की भी बात करेंगे, जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है खासतौर पर आटे के हवाले से। लेकिन पहले माहिर मौशियात डॉक्टर साजिद अमीन साहब से भी गुफ्तगू कर लेता हूँ। साजिद साहब, इस वक्त जो पेट्रोल पर लेवी वसूल की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो IMF की वजह से इस वक्त जो है वो इतनी ज़्यादा लेवी हो चुकी है, या हुकूमत, जैसा कि सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल जो है रेवेन्यूज़ में, इसको जो है वो कवर करने के लिए लेवी जो है बढ़ाई गई है? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि दो कोई चीजें, कि एक तो जाहिर है ये जो क्राइसिस है ये इस वक्त पूरी दुनिया में क्राइसिस है, लेकिन शायद इसकी मैनेजमेंट जो है बेहतर हो सकती थी। आपने इब्तदाइये में कहा कि हमें क्यों दूसरों से ज्यादा कीमतें जो है वो बढ़ाना पड़ी। ये मेरा ख्याल समझना बड़ा जरूरी है कि एक तो ये है कि हमारे पास जो रिजर्व है, हमेशा से रिकमेंडेशन एक्सपर्ट्स की रही है कि आप 60 से 75 दिन के या 90 दिन के रिजर्व रखें। हमने कभी 24-25 दिन से आगे का नहीं सोचा है। तो जब वो यकदम सप्लाई उस वक्त शॉक आया तो हमें पैनिक में वो प्राइसेस जो है वो बढ़ाना पड़ी, नंबर एक और जहां मुझे लगता है गवर्नमेंट जहां बेहतर कर सकती थी, पूरे मुल्कों ने पेट्रोल को राशनिंग की है, उसकी स्कूल को ऑनलाइन शिफ्ट किया है, बाकी चीजों को किया है, लेकिन शायद गवर्नमेंट जो है वो सूबों को ऑन बोर्ड नहीं ले सकी। हमें याद है मीटिंग हुई लेकिन उसमें कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल की जो खपत है उसको कम करने के लिए सारे का सारा बोझ सिर्फ कीमत पर डाल दिया।
कि कीमत के जरिए इसको मैनेज करते हैं कि हाई कीमत होगी, ज्यादा कीमत होगी तो लोग जो है वो खपत कम करेंगे। तो एक बड़ी वजह है कि हम रैशनिंग और मार्केट क्लोजर्स और स्कूल्स को ऑनलाइन करना और रैशनिंग पे नहीं जा सके, क्योंकि शायद सूबे उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं आए। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 जो है, मुझे लगता है आपका ये जो भी मौजूदा सवाल जिस पे आपने किया, गवर्नमेंट ने शायद, मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमने इस पे लिखा भी है कि इस वक्त तो शायद लग रहा है कि पीडीएल से जो आपके पैसे आ रहे हैं वो आपका रेवेन्यू का टारगेट पूरा कर रहे हैं, लेकिन मईशत के लिए उसके जो नुकसानात हैं, जो तवीलुल मुद्दत नुकसानात हैं, जो लंबे नुकसानात है, वो बहुत ज्यादा है उस रेवेन्यू से जो वो कमा रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से जो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आपकी जो पहले ही इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है वो फर्दर स्लो डाउन होगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस वक्त शायद पीडीएल पे आईएमएफ से जरूर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम जो पीडीएल का जो टारगेट हमने रखा था वो तकरीबन हम मीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जो एक्स्ट्रा इवन जो हम कर रहे हैं, एडिशनल जो हम कर रहे हैं, कम से कम 20 रुपए, जो 17 रुपए ऊपर है 100 से, हम कम से कम इसको बचा सकते थे और इससे भी ज्यादा कोशिश करते थे बचाने की। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ये जो पीडीएल है, हाँ, जब हम ये कहते हैं कि हम आईएमएफ के कहने पे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारे नाजरीन को ये भी समझने की जरूरत है कि इसकी 2 बुनियादी तौर पे आप कह लें हो सकती है। एक तो ये है कि जब आप रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं कर पाते और उसके कोई मुतबादल जराए नहीं दे पाते, तो फिर आईएमएफ कहता है कि आप पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी से पूरा करें टारगेट। तो मुझे लगता है कि इसमें भी शायद सारे का सारा बर्डन हम आईएमएफ को कह के शायद खुद को बर्युज़िमा कर लेते हैं। हमारी जो कमियां कोताही हैं कि हम जो मुतबादल जराए हैं रेवेन्यूज के, जब उसको नहीं ला पाते तो फिर हमें पीडीएल पे जो बर्डन है वो डालना पड़ता है। और ये बड़ी अहम बात है जो पहले की सना साहब ने, कि जो पेट्रोल का 60% के करीब है, जो 40 से 50% जो है वो मोटरसाइकिल और रिक्शा यूज करता है। तो आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जब 1 लीटर पे ले रहे हैं, तो आप उनसे 117 रुपए उस गरीब तबके से फी लीटर ज्यादा ले रहे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं बनता है, जो ग्लोबल आर्मी मार्केट की कीमतों से ज्यादा है। उसमें शायद ये कहना कि हम थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं, वो आप 2 लीटर का या 20 लीटर का पूरे 1 महीने का दे रहे हैं टोटल मिला के, और उस पर भी 2000 रुपया, लेकिन लेवी की मद में आप उनसे 3-4 हजार रुपया ले रहे हैं उसी बंदे से जिसको आप 2000 रुपया देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्राइसिस सप्लाई की हद तक गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर किया है कि सप्लाई इंश्योर की है, लेकिन शायद जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सकती थी। सारे का सारा बर्डन जो है वो सिर्फ कीमतों पे शायद नहीं डालना चाहिए था, जो मुतबादल तरीके हैं इसके खपत को कम करने के पेट्रोल के, हमें उस पर भी जाना चाहिए था। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन, और अब हम बात कर लेते हैं मज़ीद कि जो महंगाई है उसकी वजह से क्या सूरत हाल जो है वो आगे हो सकती है। नासिर जमाल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नासिर साहब, जैसा कि साजिद साहब कह रहे हैं कि पेट्रोलियम जो डेवलपमेंट लेवी है उसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था और हुकूमत को IMF से इस हवाले से बात करनी चाहिए थी। आप नहीं समझते कि हुकूमत की जानिब से जो है वो सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम पर लाद दिया गया, और अब जो है वो जो अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए आटे की भी, तो आटा जो है वो कराची में तो 2600 रुपये का 20 किलो मिल रहा है, और लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तो 2500 रुपये पे पहुँच चुका है, और वो 20 किलो का थैला है। देखिए, बात यह है कि जो बातें सच सामने की है ना, आई टोटली एग्री विद दैम। मतलब जो भी बातें की हैं टैक्सेशन के हवाले से, PLD के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक है, और दूसरे जो मेजर्स लेने चाहिए थे वो सब कुछ, ये सब बिल्कुल 100% एग्री। और ये चीज़ें जो है ये होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छे से हुकूमत कह भी रही है कि हम ये करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय को टैक्स करने जा रहे हैं, एम्प्लॉयड नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा। तो सिचुएशन तो ये है। तो अब मतलब इस मतलब वेल एग्रीइंग विद साहिब साहब, तो मसला सिर्फ इस वक्त ही है, और ये बात भी उनकी सही है कि पेट्रोलियम PLD का तो टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन जो दूसरी तरफ से शॉर्टफॉल आ रहा है जहाँ पे वो नहीं कर पा रहे, तो वो भी इधर से ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बात सही है कि IMF पे खामखा का जो है ना इल्जाम लगाया जाता है कि जी वो उनके कहने पे कर रहे हैं, तो उन्होंने तो आपको ये नहीं कहा कि ये इसी से पूरा करें, जो दूसरी चीजें आपने उन पे क्यों नहीं टैक्स कर रहे, कि रिटेलर्स को क्यों नहीं टैक्स करे, एग्रीकल्चर को क्यों नहीं करे, रियल एस्टेट को क्यों नहीं करे, वगैरह वगैरह, ये सब सही। लेकिन इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि इस वक्त एग्जैक्टली मतलब एट दिस मोमेंट क्या ये पॉसिबल है कि आप PLD को जो है ना वो कम कर दें और रेवेन्यू लॉस ले सकें, तो वो मेरा ख्याल है कि वो पॉसिबल नहीं है इस वक्त। तो ये अब
सोचने की बात हुकूमत के लिए है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि भाई इस तरह के जो शॉक्स हैं, एक्सटर्नल शॉक्स हैं, वो तो आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, आप अपने जो सिस्टम्स हैं उनको ठीक करें। आपने जहाँ से टैक्स लेना है वहाँ से टैक्स लें, ठीक है, और जो टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स दें, उनसे भी टैक्स लें। और दूसरे जो सैलरीड क्लासेस हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन पे ये टैक्स का बर्डन खाम का जो इतना मेजर किया हुआ है, और मतलब दूसरों की बजाय, तो वो कम करें और जिसका टैक्स बनता है उससे वो टैक्स दे। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म है। अभी तक मैं इस गवर्नमेंट को 4 साल हो गए, मतलब अगर पिछली पीटीएम की गवर्नमेंट में शामिल करने वो टेन्योर की, और हमने सिर्फ यही सुना है कि जी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली जब वो करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है ना। और चाहे वो असेंबली मेंबर्स की तरफ से आ रही हो, चाहे वो कैबिनेट की तरफ से आ रही हो, या रूलिंग पार्टी की अंदर से आ रही हो, मतलब ये कहीं ना कहीं से आ जाती है, तो ये फिर डिले हो जाता है। तो आईएमएफ से आपने प्रोग्राम पे एक टैग किया हुआ है, उनके टारगेट्स हैं, और जो हमें ये सोच के हमने किया था कि ये इसका मतलब ये होगा। हमने पहले भी आईएमएफ के प्रोग्राम में देखा हुआ है कि स्टेबलाइजेशन होता है उनका, तो स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम होता है। उन्होंने तो आपको कहना है कि ये डेट जो आपका डेट पेमेंट का आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है। और बिल्कुल, मतलब 1.3 अरब डॉलर की जो किस्त की मंजूरी है, उसके बाद भी आईएमएफ की जानिब से एक बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तेल और गैस की मकामी कीमतों को लागत के मुताबिक रखे। अलबत्ता उन्होंने टारगेटेड सब्सिडी की ज़रूर बात की है। तो सनाउल्लाह, आप क्या समझते हैं टारगेटेड सब्सिडी अब तक जिस तरह दी जा रही है, खासतौर पर अगर मैं बात करता हूँ सिंध की, यहाँ पर कराची में तो 2000 रुपये दिए जा रहे हैं बाइक वालों को, आप क्या समझते हैं इसे बेहतर किया जा सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, फ़र्क तो नहीं पड़ता। जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि अगर आप 2000 रुपये दे रहे हैं तो आप उनसे 6000 रुपये एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। तो 4000 तो एक्स्ट्रा आप उनसे ले रहे हैं। ये तो वैसे भी सब्सिडी इस तरीके से, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपकी जो ग्रोथ है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। और जब ग्रोथ नहीं होगी, इकानमी नहीं चलेगी, तो रेवेन्यू भी नहीं आएगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, नासिर भाई ने भी बात की है, प्रॉब्लम कहाँ है रेवेन्यू के हवाले से। जब ये बात करते हैं, अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखें या 10 साल का देखें, तो आपका रेवेन्यू डबल से ज़्यादा हो गया है जो आपका टैक्स रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर दूसरी तरफ देखें अपने एक्सपेंडिचर को, कि अगर रेवेन्यू आपका 100% बढ़ा है 5 साल में, तो आपके एक्सपेंडिचर 150% बढ़े हैं। तो मुझे यहाँ भी बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है कि आपको एक्सपेंडिचर कम करने की भी ज़रूरत है, ताकि और वो आपकी जो ग्रोथ है उसी वजह से मुतासर होती है कि आप जो आपकी एनर्जी साइड है ख़ासकर, वहाँ पर आप एडिशनल बर्डन डालते हैं, जिससे बिजली की प्राइस है, गैस की प्राइस है, या पेट्रोल और डीजल की प्राइस है, और उससे आपकी जो ग्रोथ है वो मुतासर होती है। इंडस्ट्री बंद हो चुकी है आपकी बिजली प्राइसेस की वजह से। अब जब तक आपकी और लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है। देखिए, यहाँ पर 18% आपका कंजम्पशन टैक्स है, जिसको जीएसटी कहते हैं। जब वो ख़रीदारी नहीं करेंगे, पेइंग कैपेसिटी उनकी नहीं होगी, तो आपके पास कंजम्पशन टैक्स कहाँ से आएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि आपको बैलेंस रखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू में। आप जब आपका रेवेन्यू 100% बढ़ा है 5 साल में और आपके एक्सपेंडिचर 150% बढ़े हैं, तो वहाँ पे कट लगाने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी आईएमएफ को बात करने की ज़रूरत है कि भाई इधर भी देखें। आप देखें, आपने पिछले 1 साल के अंदर देखें तनख्वाहों में जो इजाफा किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों को, अरकान पार्लियामेंट की, जिस तरह मैंने गाड़ियों की बातें की, जिस तरह प्रोटोकॉल की इनकी चीज़ें हैं, ये पब्लिक की बात मैं कर रहा हूँ और लोग ये समझते हैं। जब तक आप इस चीज़ को लोगों को नज़र नहीं आएगा, लोग पेन लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन देखते वो हैं कि आपका जो डिसीजन मेकर हैं वो पेन लेने के लिए तैयार नहीं है। वो लोकल गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हैं, उनको बैठने के लिए तैयार नहीं है। उनको BMW 5 सीरीज़ की गाड़ियाँ चाहिए, उनको मर्सिडीज़ चाहिए, और रोडों पे लोगों के सामने जारी होती है। अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो फिर मोबाइल बनाते एक आपका अगर मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर गुजरता है तो 50-50 गाड़ियों के जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ उनके काफिले में गुजरता है। फिर 18 अमेंडमेंट के बाद मुझे बताएं, फेडरल गवर्नमेंट में 50 से 60 वज़रा की या वजारतों की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ 6 वजारतों की ज़रूरत है और 6 वज़ीरों की ज़रूरत है। आपका 25 किलोमीटर का ये इस्लामाबाद है, इसके लिए आपने 60-70 वज़ीर रखे हुए हैं और ज़रूरत ही नहीं है। और एक आप हैरान होंगे, एक डिवीज़न में 4-4, 6-6 वज़ीर हैं। एक वज़ीर है, एक एडवाइज़र है, एक SAPM है,
फिर एक स्टेट मिनिस्टर है, फिर एक पार्लिमानी सेक्रेटरी है। आप अंदाज़ा करें ये जुल्म नहीं है इस कौम के साथ। आप अपने एक्सपेंडिचर साइड पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपका जो लग्जरी स्टाइल लाइफ है, जो प्रोटोकॉल है, वो देख के इस कौम, इस मुल्क की जो आवाम है, फिर उनको समझ आती है कि भाई ये बोझ हमारे ऊपर डालकर, हमारे से ये सब कुछ निकाल कर ये अपनी अयाशी कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, या बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी तब्दील करनी पड़ेगी, पूरी स्ट्रेटेजी तब्दील करनी पड़ेगी। और स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए, एक्सपेंडिचर साइड पर भी सही एक्सपेंडिचर्स को भी जो है वो लिमिट करने की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, अब जो नया बजट जो है कुछ ही दिनों में जो है वो आ जाएगा, आप क्या समझते हैं नए बजट में क्या कुछ हो सकता है आवाम के लिए, या उम्मीदें रखना जो है वो गलत होगा इस बजट से, क्योंकि सूरत हाल जो है वो पहले ही हुकूमत बता रही है कि किस तरफ जा रही है? ये बड़ा अहम सवाल है जी, और आज मुझे कम से कम 2 से 3 टीवी चैनल्स ने यही सवाल पूछा है। और शायद चूंकि हम क्राइसिस को एक्सक्यूज के तौर पे ले रहे हैं उन इकदामात को ना करने के लिए जो हमें करने चाहिए। पहला जो इकदाम है, बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जी शायद हम सैलरीड क्लास को इस दफा कोई ना दे पाए रिलीफ, हम देना चाहते थे। देखिए, हमें सैलरीड क्लास को रिलीफ देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो एक और टैक्स एमनेस्टी ले आए, लेकिन उसकी कीमत जो है वो सैलरी वाला दे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है चाहे वो उसके अंदर है। तो हमें जो गुंजाइश है वो कहीं ना कहीं से निकालनी होगी, और गुंजाइश है आपके जो नॉन टैक्सिंग सेक्टर्स हैं, जहां से आप टैक्स कलेक्टर, आप देखें होलसेलर और जो ट्रेडर्स हैं, वो मिला लें अगर हम पूरे पाकिस्तान के, तो सैलरीड क्लास ने उनसे तकरीबन कुछ 400 गुना ज्यादा टैक्स दिया है। पिछले 5 साल में जो ग्रोथ है वो कोई 400% के ग्रोथ है सैलरी टैक्स जो सैलरी क्लास दे रही है। तो क्राइसिस जो है वो हम एग्री करते हैं, ज़ाहिर पूरी दुनिया में एक क्राइसिस है और हमें इसको बेहतर मैनेज करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप जो पिसा हुआ तबका है जिसको रिलीफ की इस वक्त जरूरत है, जिसकी एक तरफ आमदन कम हो रही है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है सवाल ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। हमें, चाहे वो मैशदान हो चाहे आप जैसे दोस्त हों, हमें ये गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए कि वो तबका जो पिछले 5 साल से पिसता चला जा रहा है, आप इस क्राइसिस के बहाने के नाम पे उसको मजीद टैक्स नहीं डाल सकते, या कम से कम ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बजट का मतलब है कि आप अपने रेवेन्यूज के जो मुतबादल जराए हैं उनको टैक्स नेट में लाएं, आपके पास जो एक्सपेंडिचर है उनकी जो एफिशिएंसी है उनको बेहतर करें, नॉन प्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर है उसको खत्म करें, कम करें, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको बेहतर करें, टारगेटेड रिलीफ दें आप जहां पे देने की जरूरत है, अनप्रोडक्टिव सब्सिडीज जो हैं जो आप दे रहे हैं जिनका कोई फायदा नहीं है आप उनको खत्म करें, एनर्जी के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो अनप्रोडक्टिव सब्सिडीज हैं आप वहां पे देखें। तो मार्जिन है कि हम रीप्रायोरिटाइज करें चीजों को, जरूरी नहीं कि आपको नए पैसे ही चाहिए हर वक्त या एक्स्ट्रा पैसे ही चाहिए। आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है सब्सिडीज की जो नॉन प्रोडक्टिव है, आपने उनको मार्क किया हुआ है, उन सब्सिडीज को रीअप्रोप्रिएट करें उन लोगों को रिलीफ देने के लिए जिन लोगों को जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमें सबको, सिविल सोसाइटी को, बाकी जो वो हैं ग्रुप्स हैं, ये कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को करते रहना चाहिए कि ये क्राइसिस जो है वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि जो तबका टैक्स में पिस रहा है आप कहें कि हमारे लिए माजरत है कि कुछ नहीं है क्योंकि क्राइसिस आ गया है। तो आप उन लोगों को टैक्स नेट में, ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे आप उनको फोर्सफुली टैक्स नेट के अंदर लेके आएं। जो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे उनको फोर्सफुली टैक्स नेट में लाया जाए। नासिर साहब, टैक्स नेट को किस तरह बढ़ाया जाए? जैसे कि साजिद साहब कह रहे हैं कि फोर्सफुली टैक्स नेट में लाया जाए। हमने देखा कि अभी कुछ अर्से कबल दुकानदारों के हवाले से बात हो रही थी कि उनको जो है वो एक फ़िक्स टैक्स लगा दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी उस तरह अमल दरामद नहीं हो सका जिस तरह हुकूमत चाह रही थी। आप क्या समझते हैं टैक्स नेट को किस तरह बढ़ाया जा सकता है? देखिए, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और वो ना इस गवर्नमेंट में मुझे नजर आई है और ना इससे पहले वाली किसी गवर्नमेंट में नजर आई। मैंने ये देखा है कि ये जो भी हुकूमत आती है वो टोटल जो एक इलेक्शन साइकिल के हवाले से सोचती है, बल्कि इलेक्शन साइकिल क्या उससे भी शॉर्टर मतलब टर्म में सोचती है, 3 साल के साइकिल में सोचती है। और जब भी मतलब जब उन्हें ये करना पड़ता है
रेवेन्यू, तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि ये जो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर है उसको तो पकड़ो, बाकी बाद में देखेंगे। तो अभी भी आप देख लें कि IMF की प्रेशर के तहत सूबों ने वो एग्रीकल्चर लॉ तो तैयार कर लिए, अपडेट कर लिए, उनके जो रेट थे वो भी उन्होंने पर्सनल टैक्स के बराबर कर दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन आप जब एंड ऑफ द ईयर जब आप उनकी कलेक्शन देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से वो निकाल लेते हैं, कोई एग्जम्पशंस कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं कि किसी तरह से टैक्स ना देना पड़े। तो ये बात कीजिए कि कैसे बढ़ाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये सबको पता है कि कैसे बढ़ाया जाए, ये सबको पता है कि किस किस सेक्टर पे जो है टैक्स लगना चाहिए। मतलब अभी भाई साहब ने भी बात की, और ये भी सबको पता है कि किस तरीके से रेवेन्यू, और जो सना ने बात की कि जिस तरीके से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का बैलेंस करना चाहिए और करना होना चाहिए, तो वो सबको पता है। सोल्यूशंस का कोई इशू नहीं है, ये नहीं है कि हम कोई वी आर नॉट गोइंग टू रीइन्वेंट व्हील वहाँ पे है, हमने उस व्हील को एक्चुअली चलाना है कि वो व्हील चलेगा, और वो हम नहीं चला पा रहे, और वो हम चलाना शायद नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है कि ये जो क्राइसिस है ये एक आप ये कह लें कि इससे तकलीफ तो है, हम सबको भी तकलीफ है और ज्यादा हुई है, बिल्कुल, हम मेरा ख्याल है सभी कि ये इससे मुतासिर हो रहे हैं। लास्ट कॉल भी है, लास्ट वार्निंग भी है कि भाई आपके पास टाइम अब ज्यादा नहीं है। अगर आप टाइम अब ज़्यादा नहीं है और आवाम खासे परेशान है, और आवाम खासे परेशान है, और उनकी परेशानी जो है वो अब आया होती हुई नज़र भी आ रही है, और एहतजाज की भी बातें की जा रही हैं। ख़ास तौर पर हमने देखा कि जमात इस्लामी की जानिब से भी बात की जा रही है कि वो भी एहतजाज करेंगे। सनाउल्लाह, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, लेकिन जैसा कि अब आने वाला बजट है उसमें किस तरह ये सब मुमकिन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है IMF का भी दबाव होगा, IMF की जानिब से भी डिक्टेट किया जाएगा कि ये करना है, ये नहीं करना आपने, लेकिन हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और हुकूमत क्या कर सकती है? आप क्या समझते हैं हुकूमत ने बजट बनाना है? मैं आपको बताता हूँ, कल IMF की टीम आ रही है 10 दिन के लिए, जिन्होंने पूरा फ्रेमवर्क देना है हुकूमत को कि बजट क्या होगा, और हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं है रिलीफ देने के लिए, सिर्फ ज़बानी बातें करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं है कोई। और उन्होंने बता दिया है कि बजट डेफिसिट कितना होगा, प्राइमरी सरप्लस कितना होगा, आपने टैक्स रेवेन्यू कितना करना है और आपने एक्सपेंडिचर कितना करना है। अगले 10 दिन जो होंगे उसमें IMF की टीम जो कल पहुंच रही है, और आज IMF की कुछ जो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं उन्होंने कुछ मीडिया से टॉक्स भी किए, और उसमें उन्होंने बता दिया है, और उन्होंने सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक बताई है कि आइंदा चंद माह जो हैं पाकिस्तानी आवाम के लिए बड़े मुश्किल होंगे। लेकिन मैं आखिर में एक बात करता जाऊं, जो मैं बहुत सारी बातों से एग्री भी कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा गवर्नेंस को देखता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। और अगर आप IMF की रिपोर्ट पढ़ें ना, जिसको करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कहते हैं, आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान का मैं आज भी ये समझता हूँ सबसे बड़ा मसला करप्शन का है। आप चीज़ों को ठीक कर दें, करप्शन ख़त्म कर दें, आप इदारों को बाख्तियार बना दें। आप हैरान होंगे कि रेगुलेटरी इदारे किस तरह काम करते हैं। अब ये क्योंकि नेपरा और ओगरा ये प्राइस एनर्जी की प्राइस तय करती हैं, आप हैरान होंगे कि इस वक्त ओगरा का चेयरमैन, आप हैरान होंगे किसके पास है चार्ज, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के पास है। एक सिविल सर्विस के 22 ग्रेड के अफसर के पास है, जो ओगरा के कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता? क्या ये अदालतों को नहीं पता? 3-4 चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। आपको करप्शन कंट्रोल करनी है, आपको इदारे आज़ाद करने हैं, चाहे वो नैब है, FIA है, आपके तमाम रेगुलेटरी इदारे हैं, कोई भी आज़ाद नहीं है। और आपको एक खुला स्पेस देना है, आपको FBR बनाना है, और उसको सिस्टम को इतना आसान बनाना है लोगों के लिए, लोग खुद टैक्स इस्लाहात लानी होंगी ताकि नतायज जो है वो सामने आ सके। हमारे साथ सनाउल्लाह खान सीनियर सहाफ़ी और नासिर जमाल साहब मौजूद थे। इसके अलावा डॉक्टर साजिद अमीन साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे मुनशियात और असलहा बरामदगी केस, जिसमें गिरफ्तारी अमल में आई अनमोल उर्फ पिंकी की, और उनको अदालत में पेश भी किया गया और बड़े शाहाना अंदाज में अदालत में पेश किया गया। इस हवाले से बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में असलहा बरामदगी और मुनशियात बरामदगी केस में खातून अनमोल और पिंकी को आज अदालत में पेश किया गया और बड़े शाहाना अंदाज में उनको अदालत में पेश किया गया। हम देखते हैं कि जब किसी सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है तो बड़ी हथकड़ियाँ शटकड़ियाँ लगा कर पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नज़र आई। ये खातून टहलती हुई अदालत में पेश हुई, पीछे पीछे पुलिस अफसर नज़र आए, वो उन्हें गाइड करते रहे और इस तमाम सूरत हाल पर एक बड़ा सवालिया निशान अब लग चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी साहब। बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी साहबा आपके वक्त का। तहसीन आबदी साहबा, पहले तो ये बताइए खातून कौन है और इनके ऊपर क्या क्या केसेस हैं, और फिर ये बताइएगा कि ये जो जिस तरह पेश किया गया है इस पर क्या सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन खातून को रिसेंटली जो है वो अरेस्ट किया गया था कि ये मंशियात का पूरा एक नेटवर्क चला रही थी और इनके लिए जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रही थी और फाइनली इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। लेकिन आज जिस तरह इनको अदालत में पेश किया गया कि कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया जी, इनके कोई हथकड़ियाँ नहीं थी और जिस तरह ये चल रही थी कॉन्फिडेंट के साथ, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट थी। तो उससे भी आप देखें कि ये जिस तरह बोला जा रहा है कि जी ये सिंध पुलिस इस तरह का एक्ट में इन्वॉल्व है, तो जी किसी एक इंडिविजुअल एक्ट की वजह से आप पूरे इंस्टीट्यूशन को बुरा नहीं कह सकते। आप देखें कि गवर्नमेंट जो है वो फौरन हरकत में आई है। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं ज़िया लंजार साहब, उन्होंने इसका नोटिस लिया है। फिर जो हमारे आईजी साहब हैं जावेद ओडो साहब, उन्हीं ने भी इसका फौरन नोटिस लिया है कि जो वहाँ के साउथ के GIG हैं, एडिशनल IG हैं, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी कि जी क्या ऐसी वजूहात थी कि आपने उनको इतनी फ्रीडम के साथ जो है वो अदालत में इस तरह प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। तो हम आपको ये रेस्ट एश्योर करते हैं कि जी जिसकी भी कोताही होगी, जो भी इन्वॉल्व है, उनको इस तरह फैसिलिटेट करने में उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तहसीन साहबा, आप जैसा कि कह रही हैं कि तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आपने कहा कि ये नेटवर्क पूरा चला रही थी, तो नेटवर्क के हवाले से कुछ मालूम हो सका कि किन किन इलाकों में इनका नेटवर्क काम कर रहा है और कौन कौन उसमें शामिल है? देखिए, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो लीड्स मिल रही हैं खातून से भी। इसके अलावा भी हमने बहुत सारा क्रैक डाउन किया है। आपको पता होगा रिसेंटली जो है वो विमेन विंग की जो प्रेसिडेंट है हमारी और सिटिंग MPA फरियाल तालपुर साहिबा, उन्हीं ने एक मीटिंग चेयर की थी इसी मंशियात के अगेंस्ट कि ये एक नासूर है जो हमारे यूथ को ख़त्म कर रहा है। तो इसके लिए पूरा हमने एक प्लान भी बनाया है कि जी किस तरह इनके नेटवर्क तक भी पहुंचा जाएगा। और मैं एक और चीज़ आपके तवज्जो से ये बात कहना चाहूँगी, अपने लोगों को बताना चाहूँगी कि ये कोई एक सूबाई मसला नहीं है रजी, या ये किसी एक शहर का मसला नहीं है, ये एक हमारा नेशनल इशू है और ये एक इंटरनेशनल इशू भी है। अगर आप देखा जाएंगे ड्रग्स की डीलिंग का, कि अगर कोई बाहर भी किसी मुल्क में पकड़ा जाए तो इसकी सजाए मौत होती है। तो सिंध गवर्नमेंट ने भी इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है। हमने जो फरियाल तालपुर साहिबा के जो अहकामात उस पर आए हैं तो यही आए कि जो नेटवर्क तो चला रहे हैं इन पर हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, लेकिन इन नेटवर्क को जो सपोर्ट की जा रही है, जहाँ से ये ड्रग्स आ रही है, वो डेफिनेटली बॉर्डर्स के थ्रू आ रही है। तो जो सिंध के बॉर्डर्स हैं, जैसे अगर आप देखें कि थरपारकर है या जितने भी डिफरेंट बलोचिस्तान है, जहाँ जहाँ के भी हमारे जो सिंध के एंट्रेंस पॉइंट्स हैं, वहाँ पे चेकिंग बढ़ा दी गई है। वहाँ पे कस्टम के साथ हमारा कांटेक्ट है। वहाँ पे जितनी एजेंसीज काम कर रही हैं, वहाँ जितनी पुलिस काम कर रही है, सबको हमने ऑन बोर्ड लिया है कि जी अब सख्त चेकिंग की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फेडरल को भी इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज आपके बॉर्डर्स बहुत सारे ऐसे हैं कि जो फेडरल के अंडर में आते हैं, जहाँ पे फेडरल की जो है पॉलिसीज जो है वो चलती हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम लोगों को मिलकर कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए कि इस तरह के जो मंशियात फरोश हैं, जिस तरह इंपोर्ट की जा रही है, जिन रास्तों से मुल्क में, शहरों में, हमारे इलाकों में आ रही हैं, तो उनके खिलाफ मुझे लगता है ये एक क्रैकडाउन होना चाहिए। अगेन बैक टू योर क्वेश्चन, क्योंकि इनका खातून का नेटवर्क, तो इनकी बहुत सारी लीड्स हमें मिली है। वो इंशाल्लाह जैसे जैसे गिरफ्तारियां होती जाएंगी, जैसे जैसे हम लोगों को पकड़ते जाएंगे, वो हम आपसे शेयर करेंगे। जी अच्छा तहसीन साहब, क्या किसी मुलजिमा का इतना असर रसूख हो सकता है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी को अगर पेश किया जाता है तो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। यकीनी तौर पर इनके लिंक्स होंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुलिस एहलकार भी इसमें मुलव्वस हों। आपके पास क्या इत्तलात है? हमने तो ये सुना है कि IG सिंध साहब ने जो है वो DIG साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली है। बिल्कुल, मैंने भी आपको यही बताया, DIG साउथ से इसीलिए रिपोर्ट तलब की है क्योंकि वो साउथ के ही पुलिस स्टेशन में वो रखा गया था। उनको वहीं पे गिरफ्तारियां हुई हैं और फिर वो अदालत में पेश हुई हैं। तो वो जो पुलिस एहलकार थे वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के ही अंडर में आते थे, तो उससे भी रिपोर्ट तलब की गई। और जो बात की आपने कि कौन पुलिस में इन्वॉल्व हो सकती है, देखिए लेट्स से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट।
अभी ये कंप्लीट हो जाए। अभी कहना आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि जब तक फैक्ट फाइंडिंग हमारे पास नहीं आती। जैसी फैक्ट फाइंडिंग आएंगे, लेकिन ये हम आपको मेक श्योर करते हैं कि जी जो भी इन्वॉल्व है, जो भी फैसिलिटेटर है, जो भी किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी, जिसकी भी, चाहे वो किसी भी इदारे का हो, चाहे वो अल्लाह न करे कोई हुकूमती नुमाइंदा हो या अल्लाह न करे वो किसी कोई पुलिस डिपार्टमेंट का हो, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। हम तमाम चीज़ें बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट होके मीडिया से शेयर करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। जी तहसीन साहबा, ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने भी नोटिस लिया है, उनका क्या कहना है वाक़े पे, कुछ इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, उन्होंने नोटिस लिया है कि क्योंकि जब ये फुटेज आई है, हम सबने देखी, आपने देखी, हम सबने देखी, हम सबको कॉल्स आना शुरू हो गई कि जी किस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया है कि किसी गरीब को पकड़ के लाते। तो अभी आपने भी शायद अपने इंट्रो में बात की थी कि किसी सहाफ़ी को तो ये नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें क्लासेस का या इसमें इसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पहलू है कि यकीनन किसी फर्द वाहिद की तरफ से उनको ये जो है इतना उनको लिबर्टी दी गई है कि वो इस तरह घूमती भी आई है। तो वो वही हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किसके ऑर्डर्स पे ऐसा हुआ है, किसको एक फर्द वाहिद है या किसी अथॉरिटी ने उनको ये जो है ये उनको अलाउ किया है। तो अभी कोई अगेन आई वुड से इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि जब तक हमारे पास फैक्ट फाइंडिंग नहीं आती। लेकिन हम ज़ियाउल लंजार साहब ने भी और IG सिंध साहब ने भी, दोनों ने सख्त नोटिस लिया है कि जो भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा तहसीन साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि DIG साउथ से जो रिपोर्ट तलब की गई है वो टाइम फ्रेम क्या है, कब तक उन्हें रिपोर्ट देनी है इस हवाले से? देखिए एज सून एज पॉसिबल हम जल्द ही आपसे शेयर कर लेंगे। हो सकता है 24 आवर्स के अंदर ही जो है वो रिपोर्ट आ जाए और वो शेयर कर ली जाए, क्योंकि जिस तरह सिंध हुकूमत हरकत में आई है, जिस तरह तमाम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, तो मुझे लगता है कि हम ये शेयर करेंगे कि किसकी गफलत की वजह से ये हुआ है। जी तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी साहब हमसे गुफ्तगू कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ तमाम तर जो है वो तहकीकात होंगी और ख़ातून के हवाले से जो है वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो वाज़े होगी कि ये कौन है, कितना बड़ा नेटवर्क चला रही हैं और आवाम के सामने तमाम तर तफसीलात रखी जाएंगी। सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।